वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 दैट डील्स विद द कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो फ्रॉम द हेडिंग इट इज वेरी क्लियर इटसेल्फ कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कंटेम्प्ट की। कोई भी अगर लॉफुल अथॉरिटी डजंट मीन सिर्फ हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स द पब्लिक सर्वेंट्स ऑल्सो। उनकी अथॉरिटी भी जो है वो भी इस चैप्टर में जो है वो इंक्लूड की गई है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को ऑर्डर देता है, अगर वो ऑर्डर कोई ना माने तो उसको भी हम लोग कंटेम्प्ट की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, द होल चैप्टर दैट डील्स विद द कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट इज द इनिशियल जो हम लोग बात करें, जो मेन हमारा जो पॉइंट है वो पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग है, क्योंकि सारे सेक्शन जो है पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग ही हम लोग बात कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट इज अ लॉफुल अथॉरिटी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के पास लॉ ने अथॉरिटी दे रखी है कि आप किसी को भी ऑर्डर पास कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर पास करो तो डेफिनेटली इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपोजिट पार्टी, जिनके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास किए गए हैं, वो उन ऑर्डर्स को मानना, इट इज द अथॉरिटी और इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 10 के रिगार्डिंग, ये चैप्टर जो है हम लोग काफी डिवीजन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग एक ही हम लोग वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लें, तो इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे सेक्शंस को। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है ये जो होगा हमारा चैप्टर 10 के रिगार्डिंग, वो हम लोग सेक्शन 172 ऑनवर्ड्स 180 तक हम लोग कवर करेंगे। राइट, इंपॉर्टेंट बात ये है कि दीज सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, और मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कई बार। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ये जो पूरे सेक्शंस के रिगार्डिंग, तो इसको हम लोग हमेशा रेड विद करते हैं। CRPC के रिगार्डिंग सेक्शन भी है सेक्शन 195, दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये जो पूरा सेक्शन है 195 ये पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है। लॉ कहता है कि ऐसे सेक्शंस जो है 195 में दिए गए हैं जहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं करती लेटर में, तब तक जो है वो कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकता। इंस्पाइट की आपने FIR रजिस्टर्ड कर दी इन सेक्शंस में, बट फिर भी अगर आप 195 सेक्शन की कंप्लायंस नहीं करते तो कोर्ट उन सेक्शंस के रिगार्डिंग कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। इट डजंट मीन कि द पुलिस ऑफिसर हैव नो पावर टू डू रजिस्टर द FIR। FIR तो रजिस्टर्ड हो सकती है इन सेक्शंस के अंडर, बट कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी तब तक जब तक वो पुलिस अथॉरिटी 195 में रिटन में कंप्लेंट फाइल नहीं करते चलान के साथ। जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें आपकी कंप्लेंट भी जो है वो अटैच की जाएगी, इसी वजह से जो है वो कोर्ट उसको अथॉरिटी मिलती है कि वो उसको कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो हम लोग 195 ऑफ CRPC भी हम लोग कम करेंगे। लेट्स डू स्टार्ट करते हैं हम लोग 172 से लेके 172 सेक्शन क्या कह रहा है। द सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेन पॉइंट में रेयर चांस है आ भी जाता है और नहीं भी आता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आ रहा, बट 5% जब 7% हार्डली उनके चांसेस है मेन में। तो लेट्स डू 172 सेक्शन क्या है, अब्सकॉन्डिंग वर्ड यूज किया वहां पे। अब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विसेज ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग। कोर्ट ने समन्स इशू किए हुए हैं, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी ने आपको नोटिस इशू किया है तो यहाँ पर हेडिंग वहां पर समन वर्ड यूज किया, लेकिन अगर हम बेरट की लैंग्वेज पढ़ें तो वहां पर वर्ड लिखा है whoever absconds in order to avoid being served with summon। अगर कोई भी बंदा abscond कर रहा है, अपने आप को वहां पर जो है वो abscond करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सम्मन ही रिसीव ना हो उनको। लाइक अगर कोर्ट ने मुझे सम्मन इशू किए हैं और मेरे रेजिडेंशियल पे इशू किए हैं ताकि वो अथॉरिटी वो मुझे जो सम्मन वो मुझे दे के जाए, और मैं यहाँ पे abscond हो गया, मैं कहीं और शिफ्ट कर गया, किसी को पता ही नहीं, किसी को बताया नहीं मैंने कहां पर शिफ्ट किया है, तो डेट मीन्स मेरी इंटेंशन अगर abscond करने की है कि सम्मन रिसीव ही ना हो मुझे, तो यहां पर मैं ऑफेंस कमिट कर रहा हूं। तो यहां पर इट्स वेरी क्लियर दैट अवॉइड बीइंग सर्व्ड विद समवन, नोटिस वर्ड स्पेशल वहां पर लिखा है,
और ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पब्लिक अथॉरिटी भी ऑर्डर कर सकती है, डजंट मीन कि मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोर्ट सिर्फ समन इशू करती है। प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो लीगली कॉम्पिटेंट है समन इशू करने के लिए, नोटिस इशू करने के लिए, ऑर्डर इशू करने के लिए, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स जो है वो उनको चलाने के लिए कोई किसी पर्सन की जरूरत है हमें, और वो पर्सन वो नोटिस वो समन रिसीव नहीं कर रहा, तो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। इसलिए वहां पर जो उसकी सजा जो है वहां पर दी गई है सिर्फ 1 मंथ, एंड इट वहां पर और भी है क्योंकि और फाइन जो है वो अप टू 500 रुपीज और बोथ भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर समन और नोटिस इशू किए गए हैं, ऑर्डर इशू किया है, इज टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट। अगर मैंने समन इशू किया है कि भाई आप इन पर्सन आप आओगे, जहां आपका कोई एजेंट भी आ सकता है, और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, जहां आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको समन इशू हो गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इशू करने के लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको समन इशू कर दिया और आपको वो रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करना है, तो अगर आप उसको अब्सकॉन्ड कर रहे हो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो भाई आपकी जो सजा है वो 6 मंथ तक हो सकती है विद फाइन और विच मेक्स 10 to 1000 रुपीज और विद बोथ। तो 6 मंथ और अप टू 1000 और विद बोथ हो सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल नेचर के माने जाएंगे और सारे के सारे इस चैप्टर में वो नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंसेस ही माने जाएंगे, क्योंकि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं दे सकती जब तक 195 की सीआरपीसी कंप्लायंस ना हो जाए। तो 173 सेक्शन क्या कह रहा है, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। तो लॉ कहता है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट की उनको समन इशू करे, या कोई अथॉरिटी है वो भी अपनी उसको समन किसी जो नोटिस इशू कर सकती है। वहां पे वर्ड लिखा है हूएवर इन एनी मैनर इंटेंशनली, तो वर्ड इज इंटेंशनली यूज्ड इन दिस सेक्शन। अगर वो इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है कि जो समन है वो उनको सर्व ही ना हो, सर्विंग ऑन हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या किसी और को भी ना मिले, ऑफ एनी समन या कोई नोटिस या कोई अदर प्रोसीडिंग उन तक पहुंचे ही ना। एक्सपोज अगर कोई पुलिस ऑफिसर आता है समन देने के लिए, तो कई पर्सन्स की हैबिट है कि वो उनको पैसे देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। कोई पोस्ट ऑफिस वाला जो पोस्टमैन है वो आपको समन देने के लिए आता है, क्योंकि थ्रू रजिस्टर्ड जो है वो आप समन भेज सकते हैं। तो अगर वो सम्मन आपको देने आता है तो आप उनको मना कर देते हो कि ठीक है जी आप ये लो, अपनी सेवा पानी ले लो, और आप अपनी रिपोर्ट दे दो कि वो मैं घर पे हुई नहीं। दैट मीन्स आप इंटेंशनली उसको अब्सकॉन्ड कर रहे हो। तो भाई यहाँ पर अगर आपको इंटेंशनली अब्सकॉन्ड कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो कि सम्मन आपको पहुंचे ही ना, आपको मिले ही ना, तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा इस सेक्शंस में। तो जहाँ फिर अगर आप इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हो कि कोई भी जो सम्मन है, जो कोई ऑर्डर है वो आपकी प्लेस पे अफिक्स ही ना हो, आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो, तो किसी भी तरीके से अगर आप उनको मना कर रहे हो, उनको प्रिवेंट कर रहे हो, तो ये भी अपराध माना जाएगा। जहां फिर कोई भी समन या नोटिस जो अफिक्स हो चुका है आपके दीवार पर, आपकी वॉल पर, आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो ये भी ऑफेंस माना जाएगा। जहां फिर आप इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हो द लॉफुल मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन इट्स वेरी सिंपल। प्रोक्लामेशन जो है इट्स अ काइंड ऑफ कि ये भी एक नोटिस होता है, लाइक बाय बीट ऑफ ड्रम्स भी आप प्रोक्लामेशन इशू कर सकते हो। तो किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए सबसे जो इनिशियल स्टेप होता है वो प्रोक्लामेशन इशू करने के लिए होता है, वो पब्लिकेशंस होती हैं। तो ये अगर आप उनको प्रिवेंट कर रहे हो ताकि वो पब्लिश्ड ही ना हो, तो ये भी अपराध माना जाएगा। जिनकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए है, और फाइन जो है अप टू 500 रुपीज और विद बोथ हो सकता है। लेकिन अगर आपको समन नोटिस या फिर अदरवाइज ऑर्डर या प्रोक्लामेशन इशू की गई है इज टू अटेंड इन पर्सन, जब आपको इन पर्सन आना है, जब आप थ्रू एजेंट कोर्ट में आओगे, जब आपको डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना है, तो भाई अगर आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो तो उसकी सजा 6 मंथ और फाइन जो है वो अप टू 1000 और विद बोथ हो सकता है। तो सजा ऑलमोस्ट जो पनिशमेंट है वो सेम मानी जाएगी, और जो बेलेबल फेंसेस हैं इट्स ऑलमोस्ट कॉमन कि वो सारे बेलेबल फेंसेस माने जाएंगे, और कॉग्निजेबल कोर्ट तभी लेगी जब 195 की कंप्लायंस होगी। तो 195 भी हम लोग कवर करेंगे इसी सेशन में, डोंट वरी। देन वी हैव सेक्शन 174 दैट इज नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पर जो खासियत ये है कि आपने समन जो इशू किए थे वो आपने रिसीव कर लिए, आपको जो ऑर्डर थे वो आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, जो आपको नोटिस इशू था वो इशू हुआ था जब पुलिस अथॉरिटी द्वारा या किसी अथॉरिटी द्वारा, लीगल अथॉरिटी द्वारा, तो वो आपने नोटिस को रिसीव कर लिया। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उस समन के अकॉर्डिंग, आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आप उस नोटिस के अकॉर्डिंग, आप पर्सनली या एज पर द ऑर्डर जो है वो आप अपेयर हो जाओगे उस लॉफुल अथॉरिटी के सामने। लेकिन अगर आप
डिसऑबे कर रहे हो, लाइक यहाँ पर वर्ड लिखा है नॉन अटेंडेंस इट ऑबिडेंस, तो वहां पर आपकी ड्यूटी है, आप उसको समवन को, आप उसके ऑर्डर को, आप उस नोटिस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको ओबे करो, लेकिन अगर आप ओबे नहीं कर रहे, आप अटेंड नहीं कर रहे, तो ये भी अपने आप में ऑफेंस माना जाएगा। तो हुएवर बीइंग लीगली बाउंड, क्योंकि यहाँ पर आप लीगली बाउंड हो जाते हो, जैसे आप उसको रिसीव कर रहे हो तो यू बिकेम अ लीगली बाउंड टू अपेयर बिफोर दैट अथॉरिटी। तो अगर आप नहीं हो रहे तो ये अपने आप में ऑफेंस है। अगर आप इंटेंशनली ओमिट कर रहे हो कि आप उसको अटेंड ही नहीं करना चाहते, उस प्लेस पे जाना नहीं चाहते जहां पर आपको बोला गया है आने के लिए, तो ये भी जो है वो ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि आप लीगली बाउंड हो। तो उसकी सिंपल पनिशमेंट है 1 मंथ विद फाइन अप टू जो है विद बेसिकली, और विद फाइन अप टू 500 रुपीज, और विद बोथ हो सकता है। लेकिन वो जो सेकंड कंडीशन है ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में सेम मानी जाएगी कि अगर आपको समन नोटिस जो है या ऑर्डर जो प्रोक्लामेशन जो है आपको पर्सनली अटेंड करने के लिए कहा है कि आपको पर्सनली आपको अपेयर होना है, जहां आप थ्रू एजेंट के भी अपेयर हो सकते हो, जहां कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको कहा है कि आप पर्सनली जाओ थ्रू एजेंट के अपेयर हो जाओ। तो अगर आप अपेयर नहीं होते, नॉन ऑबिडेंस करते हो, ओबे नहीं करते, आप अटेंड नहीं करते, तो आपकी पनिशमेंट जो है 6 मंथ और विद जो और विद फाइन अप टू 1000 और विद बोथ हो सकता है। तो इट्स ऑलमोस्ट बेलेबल ऑफेंसेस, राइट। कॉग्निएबल तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो चैप्टर है वो नॉन कॉग्निएबल ही माना जाएगा, चैप्टर 10 जो है, और सभी सेक्शन नॉन कॉग्निएबल है, क्योंकि उनकी एफआईआर जो है बेसिकली, अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है, एफआईआर जो है वो रिटन में तभी रजिस्टर्ड होगी जब कंप्लेंट होगी, राइट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस जो हैं वो नॉन कॉग्निएबल हैं, राइट। तो यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी कॉग्नियंस सभी कोर्ट लेगी जब 195 की कंप्लायंस हो जाएगी। देन वी हैव सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी। यहाँ पर 174A 174A जो है जो 82 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी है हमने किया था, लाइक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, किसी भी पर्सन को हम लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज द ड्यूटी, इट इज द राइट ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर कोई पर्सन अपेयर नहीं होता इन स्पाइट ऑफ कि हमने समन इशू कर लिए, हमने वारंट इशू कर दिए, हमने प्रोक्लामेशन पब्लिश भी कर दी, इन स्पाइट ऑफ डैट अगर वो पर्सन अपेयर नहीं होता, तो एट द एंड कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर देती है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि वो 41 सेक्शंस में वो कभी भी उन पर्सन्स को विदाउट एनी वारंट उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो 174 वहां पे बोर्ड लिखा है आपके अगेंस्ट, अगर सेक्शन 174A के अंडर कोर्ट ने आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। Now once you have been declared as a proclaimed offender by the court, तो जब भी आपको पकड़ा जाएगा तो आपको 174A के अंडर आपको चार्ज किया जाएगा। आपके अगेंस्ट जो एफआईआर होगी वो 174A के अंडर होगी। एंड उसके रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस डिस्कशन करने की बात ये है कि 174A जो है वो बेसिकली कोर्ट के थ्रू जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोर्ट ही जो है वो कंप्लेनेंट होती है, क्योंकि कोर्ट ने ही जो कोर्ट है वो इटसेल्फ खुद आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए जो है वो ऑर्डर पास करती है पुलिस को कि ये जो पर्सन है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इनके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। और जब आपको आप एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेते हो एज पर द ऑर्डर ऑफ द जो मैजिस्ट्रेट है जो कोर्ट के थ्रू पर अपने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर 195 की जरूरत नहीं रह जाती। ऑल्दो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में डायरेक्ट वो लिखा है 170 to 188 सेक्शन के अंदर जो भी हम लोग सेक्शंस आएंगे वो उनके रिगार्डिंग 195 की कंप्लायंस करनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी है कि 195 की जो बेसिकली कंप्लायंस की जरूरत कहां पर नहीं है, जहां पर 174A के अंडर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि वो 174 जो है वो मैजिस्ट्रेट खुद होता है कंप्लेनेंट, तो वो खुद आपको जो रिटन में आपको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शंस देता है। जब आप उसको एफआईआर रजिस्टर कर देते हो डेफिनेटली 195 की वहां पर कंप्लायंस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती। तो ये इंपॉर्टेंट है 174A के रिगार्डिंग। तो जैसे ही आपको वहां पर अरेस्ट किया गया, आपके अगेंस्ट चालान जो है वो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दे दी गई, तो डेफिनेटली उसकी जो पनिशमेंट होगी वहां पर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 3 ईयर पनिशमेंट वहां पर बिल्कुल है। और ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निएबल माना जाएगा और नॉन अवेलेबल भी माना जाएगा, क्योंकि आप कोर्ट में अपेयर नहीं हो रही, आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, तो ये ऑफेंस नॉन अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ऑफेंस कॉग्निएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये जो पूरा जो उसका फाइनल रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो उसको वहां पर सबमिट होगी, और वहीं पे जो है वो पूरा ट्रायल जो है वो चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो दी गई है
where a declaration has been made under subsection 4 of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment as for a term which may extend to 7 years or shall also be liable to fine. तो 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 82 में अगर आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिसाइड किया तो उसकी पनिशमेंट है। अगर फोर्थ क्लॉज में आपको डिक्लेयर किया गया पीओ तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर 2 पनिशमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देन वी हैव सेक्शन 175, इट डील्स विद द ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। क्योंकि आपको डायरेक्शन दी गई है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है चाहे अदरवाइज डॉक्यूमेंट है, आपको पब्लिक सर्वेंट के सामने आपको प्रोड्यूस करना है। एंड वंस अगर आपको समन इशू किया गया, आपको ऑर्डर दिया गया, अगर आपको नोटिस दिया गया है उनको प्रोड्यूस करने के लिए, अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते तो ये अपने अपने ऑफेंस माना जाएगा। और जिसकी पनिशमेंट डेफिनेटली यहाँ पर दी गई है कि 1 मंथ सिंपल पनिशमेंट, 500 रुपीज फाइन है, और ये बिल्कुल बेलेबल ऑफेंस है, इट्स अ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस, और ये नॉन कंपाउंडेबल भी माना जाएगा, राइट। दूसरा जो पार्ट वो कहता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इज टू बी प्रोड्यूस्ड और डिलीवर्ड अप टू द कोर्ट, अगर वो डॉक्यूमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको कोर्ट में पेश करने हैं तो उसकी, अगर आपने पेश नहीं किए तो उसकी पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है अप टू 6 मंथ। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत वाइड है। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कोर्ट भी है, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट पुलिस ऑफिसर भी है, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कोई और अथॉरिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो सिर्फ कोर्ट के रिगार्डिंग है। अगर कोर्ट ने आपको कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए अगर आप नहीं पेश करें तो उसकी पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है 6 मंथ तक, और फाइन 1000 और विद बोथ हो सकता है। देन वी हैव अनदर सेक्शन दैट इज 176 दैट डील्स विद द ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। ये जो सेक्शन है बेसिकली सेक्शंस की, अगर हम बे एक्ट की लैंग्वेज की बात करें तो वो बहुत ये जो वर्ड यूज किए हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत वाइडर है। क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मुझे किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है तो डेफिनेटली आई एम लीगली बाउंड कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे पब्लिक पुलिस ऑफिसर को बतानी है। दूसरी बात, अगर कोई फेंस हो रहा है तो डेफिनेटली उन फेंस को प्रिवेंट करने के लिए इट इज माय ड्यूटी कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं कोर्ट तक पहुंचाऊं, सॉरी पुलिस तक मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दूं, ताकि पुलिस ऑफिसर जो है वो सडनली टाइम पे वो एक्शन ले सके और उन ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा सके होने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी पर्सन की जो ड्यूटी है, अगर इंफॉर्मेशन देने की, या इंफॉर्मेशन जो है वो नोटिस जो पब्लिक सर्वेंट को दें, जो लीगली बाउंड है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन वो पुलिस ऑफिसर है उन लीगल अथॉरिटी के पास नहीं देते तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ की है, 500 रुपीज फाइन है, और विद बोथ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन की गई है हमारे 3 पार्ट्स में, वहां पर दूसरा पार्ट वो कहता है कि जो नोटिस है इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली हम बात करें सेक्शन 40 के रिगार्डिंग ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग, तो वहां पर कई पर्संस की ड्यूटी है कि भाई आप जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है देन यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस अथॉरिटी, ताकि उन अपराध, उन ऑफेंस को होने से जो है वो रोका जा सके। अगर आप नहीं वो जो है बेसिकली आप वो ड्यूटी जो है वो निभाते तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जो है वो चार्ज हो सकता है, जिसकी पनिशमेंट 176 में दी गई है, और पनिशमेंट जो है वो अप टू 6 मंथ एंड डेफिनेटली फाइन 1000 और विद बोथ हो सकता है। इट इज अ नॉन कॉग्निटिव एंड बेलेबल ऑफेंसेस। थर्ड पोर्शन में वहां पर लिखा है, यहाँ पर थर्ड पोर्शन है वो ओल्ड है, लाइक सीआरपीसी जो पुराना प्रावधान थी, जो 565 सेक्शन जो था सीआरपीसी का ओल्ड सेक्शन की रिगार्डिंग बात करो, 1898 सीआरपीसी की रिगार्डिंग, अगर वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बाउंड किया गया है तो डेफिनेटली अगर वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते तो वो भी अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट इट सेम ऑलमोस्ट 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और विद बोथ हो सकती है। Then we have a section 177, it deals with the furnishing of false information. Like हमने नंबर ऑफ टाइम्स इसके एग्जांपल्स भी दिए, लाइक मुझे पता है कि वो जेड है, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो है वो मुझे आके मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक घर का पता चाहिए। मुझे पता है कि वो जेड है, लेकिन मैं इंटेंशनली चाहता हूँ कि वो पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके जाए। मैं पुलिस ऑफिसर को कहता हूँ कि वो जेड ही ए है, और मुझे ये तो पता है कि बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स दे रहा हूँ, वो जेड है ना कि ए, लेकिन पुलिस ऑफिसर को मैं कह रहा हूं कि वो ए है, और पुलिस ऑफिसर मेरी बात पे फेथ करके उस ए को मींस जेड को पकड़ के अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर केम टू नो कि भाई मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो अपराध माना जाएगा 177 के रिगार्डिंग। तो जिसकी पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम दी गई है। वहां पर लिखा है whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant। यहाँ पर any subject वर्ड लिखा है, किसी भी रिगार्डिंग
अगर आप पुलिस इन्फॉर्मेशन देते हो जो आपको पता है कि वो फॉल्स है, तो भाई आपकी पनिशमेंट इट मेक्स 10 to 6 मंथ और विद फाइन जो 1000 और विद बोथ होता है। सेकंड पार्ट में दिया गया कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जो आप लीगली बाउंड हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग है। मुझे पता है कि वहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है लेकिन मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू आर लीगली बाउंड। आप इंस्पाइट कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, तो आपको जो है वो 177 में आपको चार्ज किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, राइट। वहाँ पर एक्सप्रेशन भी ऐड की गई है, वहाँ पर लिखा कि अगर 170 सेक्शन 6 में जो ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है तो वो जो एक्ट होगा उस ऑफेंस के रिगार्डिंग वो आउट ऑफ इंडिया भी अगर एक्ट होगा, अगर वो एक्ट इंडिया में अगर होता तो वो ऑफेंस माना जाता तो डेफिनेटली इस सेक्शंस में वो कवर माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए फर्दर। देन वी हैव सेक्शन 178 डील्स विद द रिफ्यूजिंग ओथ और एफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। पब्लिक सर्वेंट आपको बोल रहे हैं कि हम ये आप ओथ लें, ऑन ओथ आप साइन कर सकते हो, लेकिन आप ओथ देने से मना कर रहे हो। लाइक नॉर्मली हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी ओथ होती है, तो ओथ कमिश्नर के सामने भी ओथ होती है, वो भी हम लोग पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो अगर आप उन अथॉरिटी के सामने आप ओथ नहीं लेते तो डेफिनेटली वो ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप उस ओथ लें। तो अगर आप ओथ नहीं लेते, आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर बोलेगा whoever refuses to bind himself by an oath। आपको कहा जा रहा है कि आप ओथ लो, अब आप ओथ नहीं ले रहे, तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और विद बोथ हो सकती है। इसलिए हम लोग कोर्ट में यूजुअली हम लोग देख लेते हैं, हम लोग मूवीज में लोग को जो एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ जी आप गीता पे हाथ रख के आप कसम खाओ, तो ये कसम खाना इट्स ए काइंड ऑफ ओथ। तो अगर आप रिफ्यूज करो तो आपके अगेंस्ट 178 के रिगार्डिंग चार्ज भी लग सकता है। देन सेक्शन 179 वहां पे बोर्ड लिखा रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है अगर जो जिसके पास राइट है कि वो आपको क्वेश्चन पुट कर सकता है और आप उसके क्वेश्चन को रिफ्यूज नहीं कर सकते, आपको आंसर देना ही होता है। तो अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो तो ये अपने आप में अपराध माना जाएगा 179 में, और जिसकी पनिशमेंट अप टू 6 मंथ विद फाइन 1000 और विद फाइन 1000 और विद बोथ हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन, अगर आपको पुलिस ऑफिसर जो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है इन रिगार्ड विद एनी फैक्ट, यहाँ पर जो ऑफेंस हुआ था उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट किया था, अगर आप उसका आंसर नहीं दे रहे तो यह अपने आप में अपराध माना जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो अक्यूज्ड है और अक्यूज से आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली वो आर्टिकल 20 में वो उसका फंडामेंटल राइट है कि उसका आंसर ना भी दे। तो ये इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो उसमें कवर होता है तो वो आप ऐसा क्वेश्चन पुट कर ही नहीं सकते अक्यूज से। तो यहाँ पर अदर देन अक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी से भी क्वेश्चन जो पब्लिक अथॉरिटी के पास राइट है उसको क्वेश्चन पुट किया जाए, अगर वो रिफ्यूज करे तो वो 179 के अंदर वो अपने आप में ऑफेंस माना जाएगा। एट देन वी हैव अ लास्ट सेक्शन दैट इज 180 दैट डील्स विद refusing to sign statement. As we all know that one section अगर बात करें 154 के रिगार्डिंग FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 154 में जाएंगे कि FIR जो है वो हम हमेशा रिटन में होती है, और जो अगर वो आप ओरली आप बता रहे हो तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसको रिटन में लिखेगा, आपको बताएगा कि आपके कंटेंट सही है, और जब आपको कहा जाएगा उसको साइन करो तो आपको साइन करना ही होगा। लेकिन अगर आप साइन नहीं कर रहे तो अपने आप में यह अपराध माना जाएगा। अदरवाइज तो ये जो जरूरी नहीं है कि मैं सेक्शन 154 की बात कर रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ अदरवाइज एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर पब्लिक अथॉरिटी आपको कहती है कि आप साइन करो बट आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो भाई ये अपने आप में अपराध माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट डेफिनेटली 3 मंथ और फाइन अप टू 500 रुपीज और विद बोथ हो सकता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं वापस, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सेक्शन कवर कर लिए 170 to 180 के रिगार्डिंग, अब जो मेन सेक्शन हमारा 195, क्योंकि लिंक विद इट्स रेड विद 195 ऑफ द CRPC रिगार्डिंग, राइट। अगर हम सेक्शन 195 को अगर हम फॉलो नहीं करते तो ये जो सारे सेक्शंस हैं ये वेस्ट जाएंगे हमारे लिए। तो 195 क्या कह रहा है, वहां पर वर्ड लिखा गया है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, इट इज द सेम हेडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी। 195 में भी यही दिया गया है, प्रोसिक्यूशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, वहां पर फर्स्ट लाइन लिखी है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। वहां पर ए पॉइंट में लिखा है सेक्शन 170 से लेके 170 to 188 तक,
जो भी सेक्शंस आएंगे, अगर उन सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो जब तक 195 में रिटर्न में कंप्लेंट फाइल नहीं होती उस लॉफुल अथॉरिटी द्वारा रिटर्न में कंप्लेंट होगी, तभी जो है कोर्ट उसका कॉग्निस लेगा, अदरवाइज कॉग्निस ले ही नहीं सकता कोर्ट। तो अगर आप अबेट कर रहे हो इन फेंसेस के रिगार्डिंग, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है इन सेक्शंस के रिगार्डिंग, तो भी एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन कोर्ट कॉग्निस तभी लेगा जब 195 में आप रिटर्न में कंप्लेंट जो है वो दायर करते हो कोर्ट में। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड। जिस पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर पास किए हैं उसी पब्लिक सर्वेंट के हमने 195 की रिपोर्ट लेनी है। लाइक सपोज हम लोग बात करें अगर डीसी कोई ऑर्डर पास करता है, राइट, 144 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग, अगर आप उन ऑर्डर की उल्लंघना करते हो तो डेफिनेटली इसी सेक्शंस में वो कवर होगा। अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाती है तो डेफिनेटली जब तक डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ द राइट डिप्टी कमिश्नर, जब तक वो 195 में कंप्लेंट नहीं दे देता रिटर्न में अपने सिग्नेचर करके, तब तक कोर्ट कॉग्निस ले ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कंसर्न्ड अथॉरिटी में बात कर रहा हूं जिस द्वारा ऑर्डर पास किए गए हैं, वो अथॉरिटी ही जो है वो 195 में रिटर्न में कंप्लेंट दायर करेगी, जो फाइनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ अटैच होगी। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी सेक्शन 193 से लेके 196 सेक्शन, जहां 199, 200, 205, 211 या 228 सेक्शन जो है, वहां पर अगर ऑफेंस कोई कमिट होता है, जहां 463, 471, 475, 476 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो लॉ कहता है कि भाई अगर वो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया गया जो एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश करने थे, वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में पेश करने थे आपने उसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ये ऑफेंस कमिट कर दिए, तो भाई इसकी पनिशमेंट जो है डेफिनेटली एफआईआर तो हो जाएगी, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट, जिस कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर किए गए हैं कि भाई मेरे जो है वो सामने डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं जो मुझे लगता है कि वो फॉर्जेड है, राइट, जहां इन सेक्शंस में कवर करते हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट को रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करनी होगी, तभी दूसरी कोर्ट जो ट्रायल करेगी वो कॉग्नियंस ले सकती है इनका, अदरवाइज वो कॉग्नियंस नहीं ले सकती। तो ये था आपके गेम 195। तो बाकी कंप्लीट मैं नहीं करूंगा क्योंकि जितना जितनी जरूरत थी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की, मैं सिर्फ उतनी ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 195 जो है वो सीआरपीसी में, जब वहां पर हम लोग जाएंगे तब हम लोग डीप में करेंगे, काफी डीप में स्टडी करेंगे, राइट। तो केस लॉ भी होंगे वहां पर, क्योंकि यहाँ पर केस लॉ नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, मेन में बहुत रेयर चांस है कि आए, तो इसलिए सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एनी केस लॉ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है केस लॉ की हमें, तो सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है सिर्फ इन्हीं सेक्शंस के ऊपर, उनकी बेरेट लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो गाइज इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कवर कर दिया 172, 180, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, तो प्लीज आप शेयर कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी आप कमेंट करते हो तो मैं आपको नंबर ऑफ टाइम रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई अगर किसी ने एक क्वेश्चन पुट किया है, तो अगर किसी स्टूडेंट को उनका आंसर पता है तो प्लीज़ आप उनका आंसर दे दिया करो, मेरी वेट मत किया करो, क्योंकि 15,000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ना, तो इतने मैसेज आते होंगे आपको, आप रियलाइज कर लो उसका कितने मैसेज होंगे, तो मैं कितना रिप्लाई कर दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जॉब भी करनी है, फैमिली भी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन आप प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने तरफ से कोशिश किया करो, अगर किसी को अगर आप आंसर दे भी दोगे तो आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी, कम नहीं होगी। तो जैसे मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको फ्रीली शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपनी तरफ से कोशिश किया करो कि आप अपने दिमाग से जो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाएगा आपका। तो थैंक यू सो मच एंड सॉरी अगर आपको बुरा लगा, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।